वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ में अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने भारत के लगभग 2000 साल पुराने इतिहास को हम कवर कर चुके हैं, जहां हमने 2500 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू की थी और 185 बीसी में लास्ट लेक्चर पर हमने जो है मौर्यन एम्पायर पर ख़त्म किया था। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे मौर्यन एम्पायर में अशोका की मृत्यु के बाद, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो उनके अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, उसको सत्ता पर से हटाकर पुष्यमित्र सुंग जो है, सुंग डायनेस्टी के शासक, वो कैसे मगध की गद्दी पर सुंग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। तो आज हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि मौर्य शासन काल के बाद जो राजाएं और वंश जो मगध की गद्दी पर शासन जिन्होंने किया था, उनके बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अंत में देखेंगे इसी वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं उस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पोस्ट मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री लेक्चर 9। देखिए, जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि मगध जो है ये मौर्यन काल के पहले जो है वो इतना छोटा सा भाग हुआ करता था, लेकिन मौर्यन एम्पायर के समय 300 बीसी के समय जो है मगध, वो ये जो पूरा भाग है ये हो गया था मगध के अधीन। और उसके बाद जो है अशोका द ग्रेट, सम्राट अशोक जो है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो है उनके सक्सेसर्स जो हैं वो उतने काबिल नहीं होते हैं कि वो अपनी मौर्यन एम्पायर की जो लेगेसी थी उसको रिटेन करके रख सके, और जिसके कारण धीरे धीरे मौर्य एम्पायर का पतन हो जाता है। देखिए, आफ्टर अशोका डेथ, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उसके सक्सेसर जो है वो अपने जो है वास्ट एम्पायर को बचा के नहीं रख सके और धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसी के साथ साथ जब पोस्ट मॉडर्न काल की शुरुआत हुई थी या मौर्यन एम्पायर का अंत हुआ था, उस वक्त जो है मगध में कई छोटे छोटे प्रोविंसेस या फिर स्टेट जो है उनका उदय होने लगा था। और इसके साथ ही फॉरेन इन्वेंशंस में यानी कि विदेशी आक्रमण भी जो है भारत के उत्तर भाग में वो बढ़ने लगे थे, क्योंकि अब अशोक तो थे नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान राजा के कारण या उनके जैसे पराक्रमी राजा के डर से जो भारत के बाहर के आक्रमण करने वाले जो राजा थे वो भारत में नहीं आते थे। लेकिन जब अशोक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है मगध पर उतना शक्तिशाली राजा नहीं था जिसका वर्चस्व पूरी दुनिया में फैला हो। इसीलिए जो है भारत से बाहर के लोग भी जो थे, भारत के बाहर के जो राजा थे जो मगध पर काफी वर्षों से हमला करना चाहते थे या आक्रमण करना चाहते थे, उसको अपने अधीन करना चाहते थे, वो लोग जो है वो भारत पर आक्रमण करने लगे। साथ ही साथ कलिंगा, कलिंग युद्ध के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर आप जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने जो है कलिंग युद्ध के बारे में बातें की थी और पूरे जो है मौर्यन एम्पायर को कवर किया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि कलिंग जो है जिसको अशोक ने जीत लिया था, उसने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। और उसी के साथ साथ दक्षिण में जो है भारत के दक्षिण भाग में या साउथ में सातवाहन जो है, सातवाहन वंश का उदय होने लगा था। आगे देखते हैं। देखिए, सुंग डायनेस्टी। पोस्ट मॉडर्न काल में जो पहली डायनेस्टी थी वो थी सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी जो थी उसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र सुंग जो है वो एक ब्राह्मण जाति के आर्मी चीफ हुआ करते थे बृहद्रथ के शासन काल में। मतलब बृहद्रथ जब राजा थे तो पुष्यमित्र सुंग जो है वो उनके आर्मी के चीफ कमांडर हुआ करते थे। देखिए, पुष्यमित्र सुंग जो है वो ब्राह्मण जाति के थे। जब अशोक और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मगध में ब्राह्मणों की जो वैल्यू थी वो कम होने लगी, क्योंकि ये लोग बहुत बौद्ध भिक्षुकों को बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा सुना करते थे, उनसे सलाह मशवरा के बिना कुछ कोई भी कार्य नहीं किया करते थे, जिससे कि है ब्राह्मण के मन में जो है एक ईर्ष्या की भावना होगी। ब्राह्मण जो है शुरू से ही अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे। उन्होंने देखा कि अब जो है उनका जो महत्व है वो समाज में कम हो रहा है। तो ये भी एक कारण था
जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके मगध की गद्दी को अधिग्रहित कर लिया था। देखिए, बृहद्रथ की जो मृत्यु है वो 185 बीसी में की गई थी, और कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि ये एक इंटरनल रिवॉल्ट या आर्म रिबेलियन उस समय हो गई थी उनके कोर्ट में, जिसके कारण की उनकी हत्या कर दी गई थी, और पुष्यमित्र शुंग जो है वो मगध की गद्दी पर अपना शासन स्थापित कर देते हैं। उसके बाद जो है, देखिए, हम कुछ और बातें जानेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग जो है उनकी राजधानी जो थी वो पटना थी, और इसके साथ ही जब पुष्यमित्र शुंग राजा थे तो उस वक्त ग्रीक इन्वेडर्स मेनेंडर और डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था, और पुष्यमित्र शुंग ने सक्सेसफुली या फिर सफलतापूर्वक उनको काउंटर अटैक किया था या फिर भारत में घुसने से रोक दिया था। इसी के साथ ही पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उन्होंने भी मगध पर हमला किया था। लेकिन जो है पुष्यमित्र शुंग भी थे, जो वो भी गजब के राजा थे, उन वो भी पराक्रम में कम नहीं थे, उन्होंने उन्हें भी रोक दिया था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने विदर्भ को अपने अधीन मिला लिया था और अपने राज्य का एक्सपेंशन किया था। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय जो है, जो सांची के स्तूप अशोक ने बनवाए थे, उनकी जो है रिनोवेशन के काम की गई थी, मरम्मत कराई गई थी। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का ऐसा भी मानना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल के थे, और जितने भी स्तूपा या रॉक एडिक्ट जो अशोका के द्वारा बनाए गए हैं, उन सब में केवल बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया था। तो ये जो है, इनको स्तूपास का विनाशक भी कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी स्तूप जो है अशोक के वो तोड़वा दिए थे या उनको नष्ट करवा दिए थे। लेकिन कई हिस्टोरियंस का मानना है, और जो ज़्यादातर एविडेंस मिले हैं उससे ये पता चलता है कि सांची और बरहुत के जो स्तूप थे, सांची और बरहुत में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, उनका जो रिनोवेशन का काम था, मरम्मत के जो प्रक्रिया थी, वो पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंगा ने स्कल्पचर और स्टोन गेट, यानी कि पत्थरों से बना हुआ एक दरवाजा सांची में बनवाया था। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो है वो वैदिक सेक्रीफाइसेस किया करते थे। वैदिक सेक्रीफाइसेस के बारे में हमने जो है हमारे वैदिक लेक्चर्स के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उनमें पूरी तरह से कवर किया हुआ है। आप उन वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि वैदिक सेक्रीफाइसेस कौन कौन सी उस समय हुआ करती थी। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो वैदिक सेक्रीफाइसेस क्या करते, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे, राजसूया यज्ञ हो गया, वाजपेय हो गया, ये सब जो है प्रैक्टिसेस उनके द्वारा करने के हमें साक्ष्य मिले हैं। पुष्यमित्र शुंग की जो मृत्यु है वो 151 बीसी में हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके बेटे, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे अग्निमित्र, वो सत्ता पर बैठते हैं। अग्निमित्र जो थे, उनका जो शासनकाल है वो 149 बीसी से लेकर के 141 बीसी तक था, यानी कि 8 सालों तक उन्होंने शासन किया था। उनके शासनकाल के समय जो विदर्भ था वो टुकड़ों में बट गया था। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ को कन्क्वेयर किया था, उसको अपने अधिग्रहित मिला लिया था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है और अग्निमित्र जब शासन में बैठते हैं, तो उस समय क्या होता है कि विदर्भ जो है वो टुकड़ों में बट जाता है। अग्निमित्र जो है वो कालिदास के समकालीन थे, और कालिदास के एक काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लेखन है या पोयम, आप उसको बोल सकते हैं, कविता है, जिसका नाम है कि मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास द्वारा जो लिखी गई थी, उसके जो प्रमुख पात्र थे, यानी कि उसे आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से अग्निमित्र पर आधारित है। अग्निमित्र जो है वो उसके प्रमुख पात्र थे, मालविका अग्निमित्रम। ये सवाल जो है ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आपको उत्तर देना है कालिदास। और अगर पूछा जाएगा ये किसकी बायोग्राफी या फिर इसके प्रमुख पात्र जो थे वो कौन थे, तो ऑप्शन होगी अग्निमित्रा। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम के अलावा अभिज्ञान शकुंतलम
ये आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई थी। के बाद देखते हैं अग्निमित्र की मृत्यु के बाद, जब अग्निमित्र की मृत्यु हो जाती है 141 बीसी में, उनके शासनकाल खत्म होने के बाद, तो उस वक्त जो है उनका जो पुत्र होता है वासुमित्र, वो गद्दी पर बैठता है। और वासुमित्र के जो बाद जो शासन जिन्होंने किया था सुंग वंश की, उनके कोई बहुत ज़्यादा ट्रेसेस हमें नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए उनके बारे में कुछ भी कहना अभी तक सटीक जानकारी हमको नहीं मिलने के कारण हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी ट्रेसेस हमें मिले हैं उससे ये पता चला है कि उनके बाद जो राजा हुए थे उसमें से कुछ अधरका, पुलिंडिका, वर्जमत्र और घोष जो हैं ये कुछ सक्सेसर्स है जो वासुमित्र के बाद गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद जो हमें पता चला है उसके बारे में ये है कि देवभूति देवभूति जो है वो अंतिम सुंग डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। और उनकी जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु उन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा कर दी गई थी, जो कि जिनका नाम था वासुदेव कन्नन। वासुदेव कन्नन जो है उन्होंने 73 बीसी में कन्नौज डायनेस्टी की नींव रखी थी और मगध की गद्दी, मगध के थ्रोन को हथिया लिया था। इसके बाद देखिए हम जानेंगे कुछ और इफेक्ट्स सुंग रूल के, मतलब सुंगा डायनेस्टी की सत्ता के समय मगध पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए सुंगा डायनेस्टी जब सत्ता में आई थी तो कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम फिर से रिवाइव होने लगा था। फिर से समाज में जो है वंशवाद, जातिवाद बढ़ने लगा था। अशोका के समय क्या हुआ था कि अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो उस समय वो फिर से अपने वैदिक कल्चर को लाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड नहीं, हमारी समाज जो है, संस्कृति जो है वो वर्ण पर आधारित हो, मतलब लोगों के कर्म पर आधारित हो। लोग किस जाति से में पैदा हुए हैं उससे नहीं, उनके काम से जानी जाए। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण साम्राज्य फिर से सत्ता में आती है, सुंग डायनेस्टी जैसे ही सत्ता में आती है, तो समाज में फिर से जो है ये जातिवाद बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो है सुंग डायनेस्टी में हमको जो प्रमुख जो बातें हमें पता चली, वो पता चली कि उस समय जो है मिक्स्ड कास्ट सिस्टम भी उदय हो रही थी। मिक्स कास्ट सिस्टम भी हमें देखने को मिली। कई सारे इंडियन सोसाइटी जो हैं, जो फॉरेनर्स थे, जो विदेशों से आए थे, जैसे आपको पता है कि अलेक्जेंडर जो है तो वो नंदवंश के समय भारत में आए थे और उन्होंने अपने गवर्नर्स को जो है और सेना के कुछ लोगों को भारत में ही छोड़ दिया था। वो जब आगे जब यहाँ बस गए थे तो फिर उनके बच्चे हुए, वे भी यहाँ रहने लगे थे और फॉरेनर्स जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने लगे और एक अभिन्न हिस्सा बनने लगे थे सुंग डायनेस्टी के शासनकाल में। सुंग डायनेस्टी के बाद जो है, जब सुंग डायनेस्टी का पतन हो जाता है उसके बाद जो है कन्नव वंश जो है वो मगध की गद्दी पर बैठती है। कन्नव वंश में देखिए कन्नव वंश की स्थापना जो है वो वासुदेव कन्नव द्वारा 73 बीसी में की जाती है। वासुदेव कन्नव कन्नव जो है वो सुंग डायनेस्टी के अंतिम राजा जो थे उनके ही आर्मी चीफ हुआ करते थे, लेकिन इनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो है ये मगध की गद्दी को हथिया लेते हैं या उस पर बैठ जाते हैं। उसके बाद देखिए जो कन्नौज डायनेस्टी थी उसने मगध पर 45 साल तक वो राज किया था। और इसके साथ साथ ही जब कन्नौज डायनेस्टी जब मगध पर शासन कर रही थी तो उस समय अन्य भागों में, भारत के अन्य भागों में विभिन्न वंशों का उदय होने लगा था। जैसे कि दक्षिण में सातवाहन वंश ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। दक्षिण का इलाका जो आज का जो हमारा महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब जो इलाका था इस पर सातवाहन वंश ने कब्जा कर लिया था। मगध पर तो हमारे कन्नौ वंश का शासन था ही, और साथ ही साथ कलिंग जो है राजा खारवेल जिसको अशोक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, वो भी धीरे धीरे जो है अपने आप को फिर से उदय कर मगध पर हमला करने की कोशिश करता रहता था। क्योंकि जो है अशोक के शासन काल में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 16 में से बाकी के जो मगध के अलावा जो बाकी के 15 महाजनपद थे, इन दोनों ने सबको जीत लिया था, सबको मगध में मिला दिया था। तो धीरे धीरे क्या है फिर से वहाँ के जो लोकल राजा वगैरह हुआ करते थे वो लोग फिर से अपने आप को मगध से अलग करने की कोशिश करते थे और काफी युद्ध वगैरह होने लगी थी।
इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कन्नव वंश में जो है मुख्यतः हमको चार राजाओं के बारे में पता चलता है, जो कि हैं वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुरामन। ये जो है चार राजा जो है ये कन्नव वंश के प्रमुख राजा हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है। कन्नव वंश की जो है, जब कन्नव वंश का पतन होता है तो उसके बाद सातवाहन वंश जो है वो मगध की गद्दी पर आता है। सातवाहन वंश जो है वो 235 बीसी से ही जिसका शासनकाल चलता है, लेकिन ये जो है ये साउथ में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये साउथ के जो एरिया थे उसमें सातवाहन वंश का शासन था। लेकिन मगध में जब ये लोग आए थे तो इन्होंने कन्नव वंश को हराकर फिर मगध की गद्दी पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और 235 बीसी ईस्वी से शुरू होकर, बीसी से शुरू होकर ये जो है एडी तक जाते हैं, यानी कि एना डोमिनी। अब देखिए, हमने जैसे कैलेंडर के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने शुरू की थी 2500 बीसी, जो कि जीरो के इस ओर थी। इधर से हम आते आते सातवाहन वंश जो है वो हमारा एडी, यानी कि यहाँ तक हम आ गए हैं। मतलब हम अभी जो हमारा कैलेंडर चल रहा है उसकी ओर आ चुके हैं। तो सातवाहन वंश जो है ये 235 बीसी से इनका शासन चल रहा था, और दूसरी शताब्दी एडी, एडी यानी कि एना डोमिनी होती है, यानी कि ईसा के जन्म के बाद तक इनका शासन चला था। सातवाहन किंगडम जो था, या सातवाहन का जो राज्य था, वो चीफली जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले भूभाग में स्थित था। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो इन्होंने अमरावती में बना के रखी थी। आज भी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है। इसके साथ ही सातवाहन वंश के जो राजा थे वो पहले राजा थे, यह सातवाहन वंश पहला वंश था जिसने अपने राजा के चित्रों वाले या चिन्हों वाले सिक्कों का प्रचलन किया था। देखिए, सातवाहन वंश में जो प्रमुख राजा थे उनमें जो है सतकर्णी प्रथम, ये सबसे प्रमुख है। हम सातवाहन वंश के जो सबसे प्रमुख राजा हैं वो सतकर्णी प्रथम है। ये सातवाहन वंश के तीसरे राजा थे, और इन्होंने 180 से लेकर के 24 बीसी तक शासन किया था। जो सतकर्णी प्रथम थे वो सैन्य शक्ति को काबू करने में काफ़ी उनको महारत हासिल थी। उनकी वार टैक्टिक्स गजब की थी, इसीलिए इन्होंने युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का काफ़ी एक्सपेंशन किया था। देखिए, पहले से ही तो अशोक ने एक्सपेंशन करके रखा ही था, लेकिन अगर आपको अपने साम्राज्य को बचाए रखना है तो आपको कला में उस वक्त कौशल होना काफ़ी आवश्यक था। वरना क्या होता कि दूसरे राजा आप पर आक्रमण करते, जो कि हो रहा था। हमने देखा कि मौर्य के बाद कैसे शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश किस तरीके से आए। तो इसीलिए जो है अपने साम्राज्य के एक्सपेंशन के साथ साथ रक्षा करने के लिए भी वार टैक्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें कि सतकर्णी प्रथम जो है वो पूरी तरह से निपुण थे। तो सतकर्णी प्रथम जो तीसरे राजा थे, और सातवाहन वंश के सबसे जो है काबिल राजा जिनको आप हम कह सकते हैं वो यही थे। इन्होंने जो है कलिंगा पर विजय प्राप्त कर ली थी। वहाँ के राजा खारवेल की मृत्यु के बाद इन्होंने कलिंग को भी जीत लिया था। देखिए, अशोक जी से नहीं जीत सके तो उसको इसने जीत लिया था। अगर अशोक शस्त्र त्याग नहीं करते तो वो तो कभी जीत जाते, लेकिन उन्होंने शस्त्र त्याग कर लिया था, इसीलिए कलिंग कुछ दिन और आज़ाद रह गया। लेकिन सतकर्णी प्रथम ने कलिंग को अपने अधीन कर लिया, और साथ ही साथ इन्होंने पाटलिपुत्र में जो सुंग डायनेस्टी के लोग राजा थे उनको भी वहां से हटा दिया था। उसके बाद जो है ये गोदावरी घाटी की ओर बढ़ते हैं और वहाँ के सभी राजाओं को हरा देते हैं, जिसके बाद जो है इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ का, यानी कि दक्षिण के रास्ते का भगवान टाइटल दे दिया जाता है। इसके अलावा नयनिका जो है वो उनकी रानी थी, जिन्होंने नैनीघाट इंस्क्रिप्शन लिखा है, जिसमें हमें सतकर्णी प्रथम के बारे में या फिर दक्षिण पथपति जो इनका टाइटल दिया गया था उसके बारे में उल्लेख मिलता है। सातवाहन वंश के पतन के बाद कुषाण एम्पायर जो है वो सत्ता में आता है। कुषाण एम्पायर के जो संस्थापक थे वे थे कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल जो है वो हमारे भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान कनिष्क के समकालीन थे, जिसमें से कि कुछ प्रमुख हैं
वासुमित्र हो गए, चरक हो गए, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। इसके अलावा मथुरा, अश्वघोष, पतंजलि। पतंजलि जो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने योग की साधना जो है वो घर घर तक पहुंचाई। वो पतंजलि भी कुषाण एम्पायर के ही समय पे हुए करते थे। अब पतंजलि अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप याद रख लीजिए, बाबा रामदेव जो है उनकी कंपनी का क्या नाम है? पतंजलि। वो क्या सिखाते हैं? योग सिखाते हैं, तो वही वाले पतंजलि, इसीलिए उन्होंने भी नाम अपना पतंजलि रख दिया है। तो कनिष्क जो है वो विमा कोपदिशा के पुत्र हुआ करते थे, और इन्होंने अपने शासनकाल में गांधार, पेशावर, औध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, इन सब राज्यों को जीत लिया था और इसमें अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इसके साथ साथ ही इन्होंने उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को भी जीत लिया था। कुषाण एम्पायर की राजधानी जो है वो कनिष्क ने पेशावर में बनाई थी। पेशावर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनके कोर्ट में जो प्रमुख स्कॉलर्स हुआ करते थे या महाविद्वान हुआ करते थे, इसके बारे में तो हमने बात कर लिए, जो कि थे पासर, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक, मथुरा, इसके अलावा पतंजलि। ये सब जो है इनके शासनकाल के कुछ प्रमुख स्कॉलर्स हुआ करते थे। कुषाण वंश की जो संस्थापक कनिष्क थे, उन्होंने जो है चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल जो है उसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कराया गया था। अब देखिए, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहली बौद्ध काउंसिल जो है वो राजगीर में की गई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर, RVP के, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध काउंसिल करवाई थी। तब ये जो थे, हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में आज पढ़ा और देखा कि कैसे विभिन्न विभिन्न वंशों ने मौर्य वंश के पतन के बाद अपने पैर जो हैं मगध एम्पायर में जमाए और वहाँ की सत्ता संभाली, जिसमें से कि कनिष्क हो गए, पुष्यमित्र शुंग हो गए, ये कुछ प्रमुख राजा थे। और बाकी जो है वो भी थे, महत्वपूर्ण राजा हमारे इतिहास के हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो है कनिष्क, पुष्यमित्र, ये सब जो है ये कुछ खास राजा थे। अब हम देखेंगे इस पर आधारित कुछ MCQs जो हमारे आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हु ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथी बौद्ध परिषद सम्मेलन किसने आयोजित की थी? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध काउंसिल की स्थापना की थी। पहली बौद्ध काउंसिल की स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। इसके अलावा अशोक जो है ये मौर्य वंश के शासक थे और बिंदुसार के पुत्र थे। नागार्जुन जो है ये कनिष्क के कोर्ट में एक स्कॉलर थे। अगला प्रश्न है, हु वाज द थर्ड किंग ऑफ सातवाहन? सातवाहन वंश के तीसरे राजा कौन थे? ऑप्शन ए सतकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी है सिमुका, ऑप्शन सी है वशिष्ठी पुत्रा, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतकर्णी प्रथम। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाथी गुम्फा जो है वो किस स्टेट या फिर सिटी में लोकेटेड है? इसको आप लोग यहाँ पे सिटी कर लीजिए तो ज़्यादा सही हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी कटक, सी कोणार्क या डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए भुवनेश्वर। हाथी गुम्फा जो है वो भुवनेश्वर के निकट स्थित है, जो कि उस वक्त कलिंग राज्य की के अंतर्गत आता था और वहाँ के राजा जो है वो खारवेल हुआ करते थे। खारवेल वाज द किंग ऑफ, खारवेल जो है कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है ए मगध, बी कलिंग, सी अवंती या डी कश्मीर। तो खारवेल जो है वो बी कलिंग के राजा थे और उन्होंने मगध पर आक्रमण भी किया था, लेकिन मगध के राजा सुंग डायनेस्टी के जो पुष्यमित्र सुंग थे उन्होंने इनको हरा दिया था और ये मगध पर विजय हासिल नहीं कर पाए थे। अगला प्रश्न है, हु किल्ड देवभूति? देवभूति की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए वासुदेव कन्नव, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव कन्नव। वासुदेव कन्नव जो है उन्होंने कन्नव वंश की स्थापना की थी और देवभूति जो है ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। इसके अलावा अशोक
मौर्य वंश के शासक थे। खारवेल जो है वो कलिंग के राजा थे, और कनिष्क जो है ये कुषाण वन के कुषाण वंश के राजा थे। अगला प्रश्न जो है, अमरावती वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। अमरावती जो है वो किस वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी नंदा, ऑप्शन सी मौर्य, या ऑप्शन डी कुषाण। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए सातवाहन। सातवाहन जो थी वो हमारी साउथ इंडिया की एक काफी महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, जिसने आगे आने वाले समय में मगध पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इनकी राजधानी जो है वो अमरावती थी। और करंट में जो हमारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है, वो सातवाहन वंश का राज्य हुआ करता था। इसके अलावा नंदा डायनेस्टी जो है, इसके राजा धनानंद थे, जिसको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बृहद्रथ वाज किल्ड बाय होम। बृहद्रथ किसके द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंगा, ऑप्शन बी अग्निमित्रा, ऑप्शन सी दशरथ, या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा जो है ये शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे, और ये बृहद्रथ के शासन काल में उनके आर्मी के चीफ हुआ करते थे। इसके अलावा अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। दशरथ जो है ये अशोक के बाद मगध के राजा बने थे। और कनिष्क कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के राजा थे, जो कि चरक, पतंजलि, नागार्जुने इनके जैसे विद्वानों के समकालीन हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम वाज रिटन बाय होम। मालविका अग्निमित्रम किसके बारे में लिखी गई है। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है कनिष्क, या ऑप्शन डी धनानंद। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास जो है इन्होंने शुंग वंश के राजा अग्निमित्र के ऊपर एक किताब लिखी थी, जो कि कविताओं का एक संग्रह था, जिसका नाम उन्होंने मालविका अग्निमित्रम रखा था। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास की एक प्रमुख रचना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, वासुमित्र वाज द सन ऑफ। वासुमित्र किसके पुत्र थे। ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निमित्र। वासुमित्र जो है वो अग्निमित्र के पुत्र थे। अब देखिए, एक थे वासुमित्र कन्नव, वो अलग थे, वो कन्नव वंश के संस्थापक थे। और अग्निमित्र के जो पुत्र थे उनका नाम सिर्फ वासुमित्र था। अगला प्रश्न है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। थर्ड नहीं, यहाँ पर फोर्थ होगा। फोर्थ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। चौथी बौद्ध परिषद जो है वो किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। कनिष्क ने जो है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, और ऑप्शन नहीं रहते, तो आपका आंसर हो जाता डी नॉन ऑफ द अबव। क्योंकि जो है तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोक के द्वारा आयोजित की जाती थी, जो कि हमारे इस ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने देखा पोस्ट मौर्यन काल के बारे में, और हमने देखा कि कैसे मौर्य वंश के बाद में विभिन्न विभिन्न वंशों ने मगध पर शासन किया। और पिछले वीडियो में जो हमने है पूरी तरीके से मौर्य वंश को कवर किया था। तो आइए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने शुरुआत की थी 2500 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ जीरो जीरो यानी कि ईसा मसीह के जन्म का ईयर, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुई थी इसी साल में, इसीलिए इसको शून्य माना गया है कि यहीं से जो है समय की शुरुआत हुई थी। 2500 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद 1500 से 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद हमने देखा कि 1000 से 600 बीसी लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें हमने देखा कि समाज जो है वो कास्ट में विभिन्न कास्टों में बट गया, राजाओं में कुनीति बढ़ गई, वे लोग जनता की भलाई के से
अधिक अपने भोग विलास पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। उसके बाद हमने देखा कि 600 बीसी में कैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने बुद्ध धर्म और जैन धर्म के द्वारा लोगों को मोक्ष प्राप्ति के और जीवन जीने के सही तरीके के बारे में बताया। इसके बाद हमने देखा कि मगध एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। मगध एम्पायर में हमने देखा है 300 बीसी के आसपास कि कैसे सत्ता के लिए विभिन्न वंशों ने एक दूसरे से लड़ाई की। धनानंद, फिर हर्यक वंश से शुरुआत होती है मगध एम्पायर की कहानी और खत्म हुई कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल पर। और ये पढ़ते हुए हमने देखा कि हम लोग जो हमने 2500 बीसी से अपनी इस वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत की थी और वहाँ से शुरू होकर हम सेकेंड सेंचुरी एडी तक आ चुके हैं। और इसके बाद अब हम एडी से 1947 हमारा भारत का को जब आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, तब तक हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद में आगे के कुछ वंशों को देखेंगे और देखेंगे कि मगध में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण कि वहाँ एक के बाद एक वंश का पतन होते चला गया और बाहर से आने वाले दूसरे शासक वो वहाँ के एग्जिस्टिंग जो रूलर्स थे उनको हरा पाए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में अब तक आपको सारी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए जो हमने पढ़ाया उस पर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे फेसबुक चैनल या फिर टेलीग्राम में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक हमारा यहाँ दिया गया है। इसके अलावा वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी AB स्टडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ से भी पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे सारे लेक्चर्स के जो लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आपको वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज। थैंक यू।